हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के सेशन में हम लोग पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ सिसरो को समझने वाले हैं। सो बेसिकली हम ये देखेंगे आज के सेशन में कि सिसरो के द्वारा कौन से ऐसे आइडियाज़ और कंसेप्ट पे को हाईलाइट किया गया जो पॉलिटिकल थ्योरी को डेवलप करने पे कहीं ना कहीं फाउंडेशन बनते हैं। ओके, चाहे वो जस्टिस का कंसेप्ट हो, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के कंसेप्ट हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स हो कि सिटीजन्स का जो पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेशन है वो कितना एक्टिव होनी चाहिए, पब्लिक इंगेजमेंट की इंपॉर्टेंस को जो इन्होंने हाईलाइट्स किया, रूल ऑफ लॉ को हाईलाइट किया, सिविक वर्च्यूज़ को हाईलाइट किया, नेचुरल लॉ को हाईलाइट किया या रिपब्लिकनिज्म को हाईलाइट किया। तो कुल मिलाकर हम ये देखेंगे कि जो सिसरो के आइडियाज़ थे, पॉलिटिकल थॉट्स थे या कंसेप्ट्स थे, वो एक तरीके से फाउंडेशन बनते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल थ्योरी में। तो पहले हम बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, इसके बाद वन बाय वन इनके द्वारा दिए गए आइडियाज़ और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि प्रेजेंट में ये रेलेवेंट कैसे है, देन कंक्लूड करेंगे आज के सेशन को। तो ये पूरा फ्रेमवर्क रहने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि आपको बहुत ही कॉन्साइज मैनर पे नोट्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर ये पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे कि आप बेटर आंसर लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो और लंबे समय के लिए इन्हें याद रख सकते हो। ओके, मेरी आपको यही इंस्ट्रक्शन रहेगी कि कोशिश करिएगा कि आप कॉन्सेप्ट को समझने पर ज़्यादा फोकस करो ताकि आपको लंबे समय के लिए चीज़ें याद रहें। यहाँ पर ब्रीफ अबाउट मी एंड प्लीज़ गाइज़, अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर करिएगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन या कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सो इन पर आपको कंप्लीट सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, बाकी इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर फॉलो करिएगा जिससे कि आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहें और अपनी क्वेरीज़ वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप मुझे ऑलरेडी दे रहे हैं। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम इस चैनल को ग्रो करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में हम लोग बेटर वीडियोस क्रिएट कर सकें, बेटर लेक्चर्स क्रिएट कर सकें, क्वालिटी इंप्रूव कर सकें। ओके, तो इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा गाइस, एंड आई होप कि आप मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर देंगे। तो पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ सिसरो की बात करें यहाँ पर हम, तो जो सिसरो है उन्हें मार्क्यूस टुलियस या टुलियस सिसरो के रूप में जाना जाता है, जो रोमन फिलोसोफर हैं, स्टेटमैन, मतलब जो स्टेट अफेयर होता है, जो गवर्नेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उससे रिलेटेड इन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं। ऑरेटर एंड लॉयर, जो एक जो लेट रोमन रिपब्लिक टाइम पीरियड था उस पर रह रहे थे और जो इनके पॉलिटिकल थॉट्स एंड राइटिंग्स हैं ना, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। मैं ऑलरेडी ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ। जो सिसरो के कुछ राइटिंग्स हैं ऑन दी पॉलिटिकल ट्रिटीज़, जैसे कि डी रिपब्लिका एंड डी लेगेबस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सिग्निफिकेंट इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं रिगार्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सिटीजन्स और लीडर्स, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स जो रूलर्स होते हैं वो कैसा उनका नेचर होना चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए। तो नो डाउट कि पूरा जो ये इनके जो थॉट्स रहेंगे कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ के आसपास कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, सबसे ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ को ये लोग किससे लिंक करेंगे, एथिकल वैल्यूज़ से, एथिकल कंसिडरेशन से, मोरल कंसिडरेशन के साथ में। इनके आइडियाज़ जो रूल ऑफ लॉ, सिविक वर्च्यूज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंगेजमेंट है, इन्होंने पॉलिटिकल थॉट की जो फील्ड है या पॉलिटिकल थ्योरी की फील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला है इन्होंने। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर हम इनके की एस्पेक्ट्स की बात करें जो इनके थॉट्स हैं उस पर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है रिपब्लिकनिज़म। रिपब्लिकनिज़म बेसिकली जो इन्होंने प्रमोट किया था रोमन रिपब्लिक को और उसके प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इनका मानना ये था कि जो मिक्स्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है ना वो बहुत अच्छी होती है। मिक्स्ड गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर को शेयर किया जाता है अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस टू प्रिवेंट टायरनी, मतलब किसी पर्टिकुलर ब्रांच का यहाँ पर
एक तरीके से डोमिनेंस नहीं है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है, यहाँ पर पावर शेयरिंग का कंसेप्ट है। तो इनके द्वारा पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बैलेंस मेंटेन कर सकें गवर्नेंस में या रूलिंग में, और कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी इतनी पावरफुल ना बन जाए कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ करने लग जाए या अपनी पावर के द्वारा लोगों को एक्सप्लॉइट करने लग जाए। तो जो सेंट्रलाइज्ड पावर है या सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है उसके खिलाफ रहते हैं ये। देन नेचुरल लॉ का कंसेप्ट अगर हम देखें तो सिसरो के पॉलिटिकल थॉट में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सल मोरल ऑर्डर को। अब इनका ये मानना था कि जो यूनिवर्सल मोरल ऑर्डर है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करेगा ताकि जो सोसाइटी की फंक्शनिंग है ना उसको हम बेटर कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें और उसको एथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन के आधार पर इस्टेब्लिश कर सकें। सो इनका मानना ये था कि जो लॉ ह्यूमन बीइंग के द्वारा लॉज बनाए जाते हैं, जो लीगल सिस्टम डेवलप किया जाता है, लॉज बनाए जाते हैं, उसको नेचुरल लॉ के साथ में ज़रूर अलाइन करना चाहिए, तभी वो लॉज जस्ट होंगे। ओके, ये इनका कंसेप्ट था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल मोरल ऑर्डर है ना, जिसके आधार पर ये नेचुरल लॉ को सपोर्ट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है इनका। देन इसके बाद से सिविक वर्चूज़ की बात की जाए तो सिसरो कहते हैं कि भाई जो सिविक वर्च्यूज़ है ना वो अपने आप में उनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब सिविक वर्च्यूज़ में क्या आ जाएगा, जो सिटीजन्स है ना भाई, इनकी जो अपनी जो चाहे वो डेमोक्रेटिक वर्च्यूज़ हों या चाहे जस्टिस से रिलेटेड वर्च्यूज़ हों या पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल अफेयर में या स्टेट अफेयर आप कह सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और मोरल इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करें। जैसे आजकल हम लोग इंटीग्रिटी की बात करते हैं ना, आपने यूपीएससी के सिलेबस में देखा होगा जो 4th पेपर है जीएस का, वो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी वाला जो पेपर है। ओके, तो उसमें आप देखोगे कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना उनकी इंटीग्रिटी, जो पर्सनल इंटीग्रिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। आप ट्रुथफुल रहो, ओके, इसके बाद से आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप जस्ट होना चाहिए, ओके, आप कॉमन गुड के लिए सोचो, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में ना सोचकर आपको कॉमन गुड को अचीव करने के बारे में सोचना चाहिए। आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको एथिकल रहना है, आपको जस्ट रहना है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर सिविक वर्च्यू में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं सिसरो कि जो सिटीजन्स हैं ना उनको वेलफेयर ऑफ द स्टेट को सबसे ऊपर रखने चाहिए, फिर अपने जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है या पर्सनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर स्टेट का वेलफेयर या ओवरऑल सोसाइटी का बेटरमेंट या कॉमन गुड को ऊपर रखना चाहिए। किसके ऊपर? अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर। बट जनरली इन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, इंडिविजुअल या जो रूलर होते हैं कई बार वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रख लेते हैं। अब जब अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? करप्शन होगा, नेपोटिज्म्स होंगे, क्राइम होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर हमें सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट करना है, बेटर बनाना है, तो हमें जो स्टेट का वेलफेयर है उसको प्रायोरिटी देनी है। तो ये सिविक वर्च्यू के बारे में बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करते हैं। देन रूल ऑफ लॉ की बात करें तो सिसरो कहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, ये फाउंडेशन है फॉर अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जहाँ पर जस्टिस को प्रैक्टिस किया जाता हो, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ये सारी चीज़ें। तो रूल ऑफ लॉ रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है जो इंडिविजुअल्स हैं उन हर एक सिटीज़न को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जो लॉ हैं वो अप्लाई होते हैं इक्वली टू ऑल सिटीजन। रूल ऑफ लॉ, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई रिच एंड पुअर नहीं, कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो और चाहे वो एक कॉमन पर्सन हो, चाहे वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो, रूल सबके लिए इक्वल होते हैं। और इस तरीके से हम जो सोसाइटी में लोग हैं उनके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स को क्या कर पाएंगे? प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ जिनके पास पावर है, जो अथॉरिटीज़ में है, वो अपनी पावर को मिसयूज़ करेंगे अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो। ओके,
तो ये रूल ऑफ लॉ को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। देन स्टेट्समैनशिप को का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर देखें तो सिसरो की राइटिंग्स जो स्टेट्समैनशिप में है वो बेसिकली इस स्टेटमैनशिप का मतलब रूलर आप एक समझ लो। ओके जो रूलर्स होते हैं जो मतलब रूल करते हैं किसी स्टेट में, जो रूलर्स हैं उनको उनका वाइज रोल, देन वर्चुअस होना, जो लीडर्स हैं जो रूलर्स हैं उनका वर्चुअस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम आजकल एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का जीएस में पेपर इंक्लूड किया है ना ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए, कि ताकि वो उन पे वर्चूज़ डेवलप की जा सके, उनकी इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जा सके। उसी तरीके से जो रूलर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, उन पे भी तो उनका भी तो वर्चुअस होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है ना, अगर अभी हम समझें तो सिसरो यहाँ पर लीडर्स के, पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, उनका वर्चुअस होने या वाइज होने पे काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। क्यों? अगर वो वर्चुअस होंगे, वाइज होंगे, तो जो स्टेट है उसमें स्टेबिलिटी ला सकते हैं हम लोग, प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। और इस तरीके से ओवरऑल जो सिसरो हैं इनका ये मानना था कि जो भाई पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो रूलर्स हैं, उनको प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, विजडम एंड कॉमन गुड जैसे प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप सोचो आज के टाइम पे, जैसे मान लो हम इंडिया का एग्जांपल लें, हमारी सोसाइटी का, तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा करप्शन होता है, कितना ज़्यादा लोग पावर का मिसयूज़ करते हैं, नेपोटिज्म होता है। तो अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाए कि भाई आपको प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ विजडम, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन गुड को प्रायोरिटी देना है, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है ना, ताकि हम इन सब चीज़ों से बाहर आ सकें। हम बात तो करते हैं कि करप्शन ख़त्म करना है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स की इंटीग्रिटी एंड वर्चूज़ की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कब? जब वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्या कहते हैं कि रूलर्स को क्या चाहिए? कॉमन गुड को इंश्योर करना है, ओके, उसको प्रायोरिटी देनी है। इसके तो ये हो गया स्टेट्समैनशिप। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो सिसरो ने अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स पे इस बात पर फोकस किया है कि जो भाई सिटीजन्स हैं ना, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इन द स्टेट अफेयर या पॉलिटिकल अफेयर में। तो जो सिटीजन्स हैं अपना अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को एक्टिवली करते हैं तो ये सिर्फ एक तरीके से ये आइडिया नहीं है, ये सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टेट के अफेयर में या स्टेट की पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्यों ज़रूरी है, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि इस तरीके से हम जो रिपब्लिक है हमारा, जो हमारा देश है या स्टेट जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसके वेलबींग को इंश्योर कर सकें, हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें, पब्लिक लाइफ में अपनी इंगेजमेंट दिखा सकें। कई बार होता है, आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए अभी हम इंडिया में एग्जांपल लें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जब गवर्नमेंट ने पब्लिक किया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाला कि भाई हमें इसमें क्या चाहिए, जो सिटीजन्स हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो लोग हैं अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने पब्लिक किया। अब कितने लोग होंगे जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया होगा? नहीं दिया होगा ना। कई बार इवन लेक्चर्स में जब मैं अपने लेक्चर्स ले रही होती हूँ यहाँ पर, मैं आपका ओपिनियन आपसे बोलती हूँ कि आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करिएगा पर्टिकुलर, जैसे आईआर का हो गया या पॉलिटिकल थ्योरी का हो गया, किसी भी चीज़ में जहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात आती है। ओके, तो मैं आपसे कहती हूँ ना कि आपका ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग टू दिस, वो मुझे कमेंट करके बताएं। हार्डली 1 या 2 या 3 लोग कमेंट करते हैं, जबकि आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन क्या कर सकता है, हम सबके नॉलेज को इनरिच कर सकता है। ओके, और इस तरीके से आपका भी अपना ओपिनियन कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा, ताकि आप अपने ओपिनियन को क्लियरली पुट आउट कर सकें, लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो आप मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ओके, तो यही कंसर्न था सिसरो का भी कि भाई जो सिटीजन्स हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉलिटिकल अफेयर या जो स्टेट की पॉलिटिक्स है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ताकि उस सोसाइटी का, उस स्टेट का वेलबींग हो सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए जा सके। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में अगर मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया होता तो गवर्नमेंट बेहतर डिसीज़न ले सकती थी, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकती थी कि भाई जो सिटीजन्स हैं उनको क्या चाहिए, राइट।
क्या सिचुएशन है, डिमांड क्या है, या सिटीजन्स की प्रॉब्लम क्या है। इसी तरीके से कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाती है, उसमें भी ओपिनियन मांगती है कि भाई ये उस एरिया को कैसे हार्म करेगा। तो जो लोकल लोग हैं उनको बेटर एक्सपीरियंस होता है, बेटर इन्फॉर्मेशन होती है, तो अपने ओपिनियन को शेयर करने चाहिए। तो यहाँ पर इंगेजमेंट इन पब्लिक लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई सिसरो के द्वारा, और मुझे लगता है ये ज़रूरी भी है। जैसे मान लीजिए जब वोटिंग का टाइम आता है ना, इलेक्शन के टाइम पे, तो आप देखोगे कि कितने लोग हैं जो इलेक्शन में जो वोटिंग करने नहीं जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो कहीं बिजी हैं, बाई चॉइस नहीं जाते, उन्हें लगता है क्या फ़र्क पड़ जाएगा इस चीज़ से, बट जबकि हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए इन सब चीज़ों में। ओके, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो सिसरो ने अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ में इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हमें डायलॉग्स के द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा, पर्सुएशन के द्वारा रिजॉल्व करना चाहिए विद इन द स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर, जैसे मान लीजिए इंडिया में कम्युनिटीज़ के बीच में कुछ इश्यूज़ हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बात क्या कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर वॉयलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डिबेट करो। जैसे अब इंडिया में नक्सलिज़म की प्रॉब्लम है। ओके, जैसे और आप कह सकते हो जो ये मिलिट्रिज्म की प्रॉब्लम है, या आप कह सकते हो जो ये नक्सलिज्म एंड ऑल, जिसको हम लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म कहते हैं, तो इसका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इसको ये सारे क्या हैं, विद इन द स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, किसी भी देश के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है। अब इसे रिजॉल्व करना है तो क्या वायलेंस का, जैसे कि नक्सलाइट लोग हैं वो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस जो फोर्सेस हैं उसके खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सिसरो कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पर वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें एक रीजनड डिस्कोर्स चाहिए। रीजनड डिस्कोर्स का मतलब है डायलॉग करो, कम्युनिकेट करो, और कम्युनिकेशन एक रेशनल डिबेट होनी चाहिए। भाई एक जो, जैसे मान लीजिए ये नक्सल ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, ये गवर्नमेंट के पीपल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे, इनकी डिमांड्स क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इनको क्या चाहिए, इनके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप बताइए, वो गवर्नमेंट के सामने रखिए, और फिर गवर्नमेंट उस पर डिसीजंस ले कि भाई क्या करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करना है, या एजुकेशन देनी है, हेल्थ सर्विसेज देनी है, वो डिसीज़न लिया जाए। तो ओवरऑल यहाँ पर ये कहना है कि जो कन्फ्लिक्ट्स विद इन स्टेट हैं उसको रिजॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका होता है उस पर डायलॉग किया जाए, डिबेट किया जाए, या डिप्लोमेसी का, या मीडिएटर जैसे हो सकते हैं वो उनका, ना कि वायलेंस का इस्तेमाल किया जाए। तो ये बहुत ही रिलेवेंट है। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अभी कि हमारे जो इंडिया में नक्सलिज़म की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। नक्सलिज़म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्ज़ाम में, पॉलिटिकल साइंस में। तो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, इसका एक बेहतर सलूशन बताइएगा कमेंट करके। हो सकता है आपका एक इनोवेटिव सलूशन हो। ओके, दो कि होम मिनिस्ट्री ने अपना सलूशन दिया हुआ है समाधान करके, बाकी आप मुझे कमेंट करिएगा कि जो गवर्नमेंट है उसको क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, ताकि हम इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। लिमिट्स ऑफ पावर अगर हम बात करें तो सिसरो जो थे उनका मेन ये था कि जो पावर है ना वो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा, टायरनी हो जाएगी। अब जैसे इन्होंने रिपब्लिकनिज्म को फोकस किया है, जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, तो जो सिसरो है वो कहते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन होती है, जिसके पास बैलेंस्ड पावर हो। जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर किसी अथॉरिटी या किसी एक इंडिविजुअल के पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा कि अपनी पोजीशन को वो मिसयूज़ करना लग जाएगा। आप खुद सोचो, जैसे मान लीजिए इंडिया में शेयरिंग ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट कहीं ना कहीं लागू होता है यहाँ पर। ओके, तो जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास एंड जुडिशरी के पास, तो यहाँ पर एक तरीके से चेक एंड बैलेंस भी है प्रॉपर। जैसे मान लीजिए जो लेजिस्लेचर है ये क्या करते हैं, ये लॉ मेकिंग का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव हैं ये लॉ को इम्प्लीमेंट का काम करते हैं, और जो जुडिशरी है वो एजुकेशन का काम करती है कि भाई इसमें सब जस्ट है कि नहीं, लोगों को जस्टिस मिल पा रहा है कि नहीं। तो इनके अपने काम है। तो एक बैलेंस ऑफ पावर हो गया,
कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए, उसके लिए प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है। जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव कुछ एक्शंस लेती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर में कोई जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, पॉलिसी कट मोशन हो गया, ये सारी चीज़ें। देन लॉ जो 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 लेजिस्लेचर है वो कोई लॉ बनाती है, लॉ पास होता है लेजिस्लेचर से, तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के द्वारा जो जुडिशरी है वो चेकआउट करती है कि भाई जो लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आपने देखी हो पढ़ी होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा उस चीज़ को। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि किस केस के द्वारा ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी लाया गया था, किस जुडिशियल केस के द्वारा, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये है कि किसी भी अथॉरिटी के पास पावर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बैलेंस पावर होना चाहिए, ताकि सोसाइटी में कोई भी एक इंस्टीट्यूशन इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो मिसयूज़ करने लग जाए अपनी अथॉरिटी का। तो ये कुछ थे आइडियाज़ एंड थॉट्स सिसरो के जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अगर हम ये देखें कि जो लेटर पॉलिटिकल थिंकर्स एंड मूवमेंट्स हुए हैं उन पर सिसरो का क्या इन्फ्लुएंस रहा है, तो पहला है आपका रेनेसांस। सो रेनेसांस का अगर हम देखें जो पुनर्जागरण टाइम पीरियड था, तो सिसरो का जो वर्क है उसको रीडिस्कवर किया गया ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। और यूरोपियन थॉट्स में आप देखोगे कि प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग इस टाइम पे, जैसे कि एम्फेसाइज ऑन द रीज़न, लॉ, लिबर्टी, इस तरीके से। तो और भी बाकी जो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट है उस पर भी आपको इनके थॉट्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। देन द एनलाइटमेंट, सिसरो के जो आइडियाज़ हैं वो एनलाइटनमेंट के दौरान या जो पावर ऑफ रीज़न है उसको गाइड करने पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिया है। देखो एनलाइटनमेंट में क्या होता है कि जो भाई रीज़न है ना, उसके आधार पर ह्यूमन अफेयर्स कंडक्ट किए जाना चाहिए। रीज़न मतलब जो लॉजिक है आपका, जो सोचने समझने की क्षमता है, जो तार्किक शक्ति है आपकी, उसके आधार पर ह्यूमन बिहेवियर गाइड हो, ना कि किसी जो नेचुरल फोर्सेस हैं उन पे बिलीव करके, या जिसे हम कहते हैं ना अंधविश्वास जिसे कहते हैं, सुपर नेचुरल पावर जो होती हैं उनके आधार पर नहीं। हमें अपने रीज़न का इस्तेमाल करना है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है। देन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज़ में देखें तो सिसरोस के जो कंसेप्ट हैं नेचुरल लॉ, जस्टिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं और फाउंडेशन बनते हैं डेमोक्रेटिक एंड लिबरल थॉट्स के। तो प्रेजेंट में आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई है। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं सिविक ड्यूटीज़ या सिविक वर्चूज़ के बारे में ही बात करती है ना, कि एक सिटीजन्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एज अ सिटीज़न इस देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दो कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, बट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। ओके, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट करने पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला। तो आप इनके इन्फ्लुएंस और को देख सकते हो। अगर हम कंक्लूड करें ओवरऑल इस डिस्कशन को और मॉडर्न टाइम्स में रेलेवेंस को डिस्कस करें, तो लिबर्टी एंड जस्टिस का जो डोमेन है उस पर आपको लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा सिसरो के पॉलिटिकल थॉट्स का। ओके, अभी भी प्रेजेंट में कॉन्टेम्पररी थिंकर्स को इंस्पायर करते हैं फॉर क्रिएटिंग द मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटीज़। चाहे वो आप जॉन लॉक के थॉट्स देख लीजिए या अमर्त्य सेन के जस्टिस का कंसेप्ट देख लीजिए, आपको देखोगे कि किस तरीके से जो कॉन्टेम्पररी थिंकर्स हैं उनको अभी भी वो इंस्पायर होते हैं कहीं ना कहीं सिसरो के पॉलिटिकल थॉट से। देन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, तो सिसरो जो पावर ऑफ पीपल टू गवर्न विद जिस तरीके से बिलीव करते थे वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है और हाईलाइट करता है। ओके, और रूल ऑफ लॉ हमने ऑलरेडी देखा है कि प्रेजेंट टाइम पे भी रूल ऑफ लॉ कितना ज़्यादा पावरफुल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, जहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ की हम लोग बात करते हैं, तो रूल ऑफ लॉ प्रेजेंट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज़ या पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो प्रैक्टिस किया जाता है। देन लीडरशिप एंड पब्लिक सर्विस, सिसरो का जो आइडिया था लीडरशिप में कि भाई वो वाइज हों और उनमें विजडम होनी चाहिए और कॉमन गुड को उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस तरीके से उनसे एथिकल एंड मोरल कंडक्ट की
को सपोर्ट किया जाता है सिसरो के द्वारा। तो अभी मॉडर्न टाइम पे हम देखें, अगर हमें इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, हमें करप्शन का सलूशन निकालना है, हमें नेपोटिज्म का सलूशन निकालना है, तो हमें कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना होगा या एक्सेप्ट करना होगा, ताकि हम लोग मोर एथिकल एंड इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप को स्टैब्लिश कर सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, जिस हिसाब से अभी प्रेजेंट में नीड है इस चीज़ की। ओके, तो ये था सिसरो के पॉलिटिकल थॉट्स। हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए इनके थॉट्स को। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स को इन्होंने इंस्पायर किया है, और किस तरीके से मॉडर्न टाइम पे ये अभी भी रेलेवेंट है इनके थॉट्स, उसको भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा। कुछ मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने आंसर्स को कमेंट करिएगा, और आप अपना ओपिनियन शेयर करना सीखेंगे तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज़ का कि हाँ, आप अपने जो ओपिनियंस है उसको पब्लिकली रख सकते हैं। ओके, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव इंगेजमेंट मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप दिखाएंगे अपना। बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा चैनल, जिससे कि हम लोग ग्रो कर सकें और बेटर क्वालिटी वीडियोज़ या लेक्चर्स क्रिएट कर सकें फ्यूचर्स पे। And thanks for watching. Thanks for all the love and support. See you in the next video. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.